आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अलावा मैं तमाम जो ड्राइवर हजरात आज की मेहमान महफिल है, मैं एक एक का नाम तो मैं नहीं लूँगा, मगर आप सबका यूनियन का प्रेसिडेंट के साथ ये समझ लीजिए, आपका प्रेसिडेंट का हम नाम लेंगे तो आप सभी यूनियन के जितने भी सदस्य यहाँ पे तशरीफ लाए उन सब का हम यहाँ खैर मुकदम करते हैं। तो हम शुक्रगुजार है जो टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा साहब का कि आपने अपने ड्राइवर हजरात को यहाँ इस कैंपेन के जो अभी यहाँ से जो सिलसिलावार जो प्रोग्राम्स है उनके लिए आप यहाँ मदऊ किया था, तशरीफ आवर हुए। उसी तरह हमारे बड़े बस प्रेसिडेंट का सादिक अली साहब, ओमनी वैन का मोहम्मद यासीन साहब, टाटा मोबाइल प्रेसिडेंट का मोहम्मद साहब, मजदा बस प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्माइल साहब, जो हमारे 407 लोड कैरियर 709 वगैरह का जो गाड़ियाँ हैं उनका प्रेसिडेंट हमारे पास सैदीन साहब है, और ट्रक यूनियन का इद्रिस साहब। तो आप सबका यहाँ आज इस जो कैंपेन का जो सिलसिलावार आज प्रोग्राम आगे चलना है, और आप लोगों से हमारे यूटी लद्दाख का ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी यहाँ रूबरू होंगे और बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ आपसे मुखातिब होंगे। आगे प्रोग्राम चलता रहेगा, उसमें आपको यहाँ मेहरबानी और कुछ हमारे चंद ड्राइवर्स का भी आना बाकी है, उनको आप जल्दी से फ़ोन करके आप बुलाएं, क्योंकि चेयर्स खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमको और चेयर्स, मैं तो सोच रहा था और साइड पे चेयर देने की नौबत ना आ जाए। तो मेहरबानी जल्दी जैसे बैठ जाए तो प्रोग्राम का सिलसिला शुरू होगा। तो मैं ज़्यादा आप लोगों का खैर मुकदम के साथ साथ ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं वर्दी सुपरडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख काचो साहब को इस्तदार करता हूँ कि आप डाइस पे तशरीफ लाएंगे और हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट्स को खतक से नवाजेंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं बस यूनियन के प्रेसिडेंट सादिक अली साहब से इस्तदार करता हूँ, डाइस पे तशरीफ लाएंगे। आपको यहाँ काचो साहब के हाथों से आप लोगों का खतक से हम इस्तकबाल करेंगे। सादिक अली साहब। इसके बाद मैं ट्रक यूनियन का प्रेसिडेंट इद्रिस अहमद साहब को इस्तदार करता हूँ, आप यहाँ तशरीफ लाएंगे। तालियों से इनका आप अपने प्रेसिडेंट का खैर मकदम करें। इसके बाद मैं का मुस्तफ़ा टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट को इस्तदार करता हूँ, आप तशरीफ लाएंगे कि काचो साहब आपके और आपके पूरे यूनियन का हम यहाँ खैर मुकदम करते हैं खतक के साथ। इसके बाद में मजदा यूनियन का प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्माइल साहब को इस्तदार करता हूँ, आप यहाँ तशरीफ लाएंगे इस्माइल साहब। इसके बाद ओमनी वैन का प्रेसिडेंट मोहम्मद यासीन साहब। उसके बाद हमारे जो रोड कैरियर 407 709 जो प्रेसिडेंट इनका यूनियन का प्रेसिडेंट सैदीन साहब तशरीफ लाएंगे। इसके बाद टाटा मोबाइल के प्रेसिडेंट मोहम्मद साहब तशरीफ लाएंगे। थैंक यू। इसके बाद में माइक पे यहाँ पे अनाउंसर के लिए मुर्तज़ा फाजिली साहब को दावत देता हूँ कि आप डाइस पे तशरीफ लाएंगे और आगे का जो हमारा सिलसिलेवार प्रोग्राम आप यहाँ से शुरू करें। थैंक यू मुर्तज़ा फाजिली साहब, आप लोगों का एक बार हम खैर मुक़द्दम। एसपी ट्रैफिक जनाब इश्तियाक काचो साहब, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लियाकत साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल से तशरीफ़ फरमा, तमाम ऑफिसर्स, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, टैक्सी यूनियन, बस ऑपरेटर यूनियन, ट्रक ऑपरेटर यूनियन, स्टूडेंट्स और तमाम जितने भी यहाँ पे मेहमान आज मौजूद है, आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सभी के ज़हनशीन है कि आज का जो ये प्रोग्राम है पर्टिकुलरली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंपेन को कंसिडर करते हुए ऑर्गेनाइज़ किया गया है, रोड सेफ्टी कैंपेन, जिसका थीम है कि आई ड्राइव सेफ।
तो आपको इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताता चलूँ कि आज के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो सेशंस रखे गए हैं ताकि जितने भी यहाँ पे सामीन या हाज़रीन मौजूद हैं उनको एक डिटेल तरीके से मुख्तलिफ अंदाज में रोड सेफ्टी के अवेयरनेस पे अवेयर किया जाए, जिसमें हम मुख्तलिफ तरीक़ों को इस्तेमाल करेंगे। वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज़ प्रेजेंट होंगी, टॉक सेशंस होगा, पैनल डिस्कशंस होंगे, थिएटर के मीडियम को भी एक्सप्लोर किया जाएगा और साथ साथ ही जितने भी एक्सपर्ट्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, पर्टिकुलरली जो ख़ुद इस फील्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं वो हैं हमारे ड्राइवर्स। तो उनकी ज़बानी भी, उनकी आप बीती भी रोड सेफ्टी के बारे में जितने भी लवाज़िमात हैं उनको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रोग्राम के शेड्यूल को तरतीब देने से पहले हमारा जो पहला सेशन है वो कुछ डॉक्यूमेंट्री वीडियोस है, कुछ अवेयरनेस वीडियोस हैं जो आपको अभी प्रेजेंट किया जाएगा। मैं जनाब इश्तियाक काचू साहब से गुजारिश करूंगा कि उन वीडियोस को मॉडरेट करने के लिए आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ। हमारे जितने भी यहाँ पे प्रेसिडेंट साहिबान हैं यूनियंस के, सीनियर ड्राइवर्स हैं यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट्स के, हमारे CMO साहब हैं, एक्सेंट साहिबान हैं, हमारे DSP DR साहब हैं, विधायक के हमारे ऑफिसर हैं, ARTO के ऑफिसर्स हैं, यूजी DRF के हमारे ऑफिसर बैठे हैं, मीडिया के मेरे दोस्त हैं जो हमेशा शाना बशाना हमारे साथ चलते हैं, बच्चे हैं स्कूल के, NCC के बच्चे हैं, श्री PM स्कूल के बच्चे हैं हमारे मिंजी के यहाँ पे, उनके साथ हमारे म्यूज़िक के टीचर साहब भी हैं। तो आप सबको मैं एक बार फिर यहाँ पे अपनी तरफ से और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, खासकर हमारे ADG साहब की तरफ से आप सबको यहाँ वेलकम करता हूँ। और ये प्रोग्राम मैं आपको पहले बताता चलूँ क्योंकि मैं बाद में ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, ADG साहब जब आएंगे। ये एक्चुअली ये आप लोगों के लिए ही प्रोग्राम है। जो ही वो यहाँ, उनका सबसे पहली बात यही थी कि मुझे यहाँ के ड्राइवर्स के साथ मिलना है। यहाँ पे जो सीनियर ड्राइवर्स हैं, पुराने ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ी चलाते हैं अभी, उन सबसे मिलना है, उनसे बातचीत करनी है। तो इस सिलसिले में बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने ये प्रोग्राम बनाया है। तो इस पे हमने, जैसे लेक्चर्स बहुत होते हैं, आप सबने सुना लेक्चर्स बहुत होते हैं, हमने इस बार कोशिश की है थोड़ा आपको वीडियोस के थ्रू थोड़ा अवेयर किया जाए ताकि आपका इन्वॉल्वमेंट बना रहे। और इसमें कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी हैं और साथ में इसमें एक रंठक थिएटर हमारे काचा साहब का एक प्ले भी, एक सोलो कॉमेडी स्टैंड अप शो भी होगा। तो एक पैनल डिस्कशन भी होगा जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, जिसके हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स पहुँचे हुए हैं, उनसे आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो, हमसे सवाल पूछ सकते हो। और ये हमारे मॉडरेटर उसमें मुर्तज़ा फाजिली साहब होंगे जो कि अच्छे से इसको मॉडरेट करेंगे। ये दो लोग हैं, दिख रहे हैं आपको, एक जॉगिंग कर रहा है, एक गाड़ी चला रहा है, दोनों अपने काम में मसरूफ हैं। तो एक गलती, ये हेडफोन लगा रहे हैं यहाँ पे जिसमें म्यूजिक ये चलेगा, बाहर की आवाज थोड़ी कम आएगी। इनका म्यूजिक बहुत आउट है गाड़ी का, बहुत तेज चला रहे हैं। इनको मैसेज आया अभी फोन पे, अब देखिए फोन क्या कर सकते हैं आपके साथ। बंद हो गया, इनका सारा ध्यान फोन पे लगा हुआ है अभी। ये तेज भी चला रहे हैं और फोन भी देख रहे हैं और एक पब्लिक एरिया है गाड़ी का। इसमें लिखा है यू आर नॉट एलोन ऑन रोड। इसका मतलब ये है कि आप अकेले नहीं चल रहे हैं, यानी जो हमारे ड्राइवर भाई जो गाड़ी चलाते हैं, आप अकेले रोड पे नहीं हैं। और जो
पेडेस्ट्रियन जो रोड पे भाग रहा है हेडफोन लगा के, वो भी लापरवाही बरत रहा है, वो भी अकेला नहीं है। इसीलिए आप सबको तरीके से और बिल्कुल ध्यान से गाड़ी चलानी है। अब ये एलजी साहब का हमारा बिल्कुल इंस्ट्रक्शन था कि जो हमारे लोग खासकर बिना सोए बिना रेस्ट किए जो चलते हैं आप लोग, तो उससे वो एक बहुत बड़ा मेजर कॉज होता है एक्सीडेंट्स का। तो उनका यही मानना है कि आप पूरा रेस्ट करें, अच्छे से कोट एवर लेके चलें और कम से कम 6 से 8 घंटे का नींद करके चलें। ऐसे ना चलाएं कि आप सीधे नींद में चलें और आपका एक्सीडेंट हो जाए। ये शुरू करेंगे वीडियो प्लीज। Driver tiredness and fatigue is a killer on our roads. Too many rollover crashes and head-on collisions are caused by drivers falling asleep behind the wheel. Signs of driver tiredness include struggling to keep the eyes open, yawning frequently, and slow reaction times. A tired driver may also wander across the centre line and drift across other lanes, over road markings, or follow other vehicles too closely, and have trouble remembering the last few kilometres. Stop and rest before it is too late. There is no quick fix or miracle remedy. दोबारा पीछे कीजिए, थोड़ा सा पीछे। हाँ बस। अच्छा अब देखिए ये क्या होता है कि फैटीग थकान होती है। ये इस वीडियो में जो बताया गया अंग्रेजी में ये बोल रहे हैं कि जो थकान होती है, आपका फैटीग होता है, आपका टायर्डनेस होता है, उससे एक तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन आती है जैसे दे दो नता गाड़ी छूट ले, अचानक आपको कोई गाड़ी पे जानवर दिख जाता है, पत्थर दिख जाता है, गड्ढा दिख जाता है, आपका रिफ्लेक्स इतना तेज है आप ऐसे ब्रेक लगाते हैं। तो आप क्योंकि आपका रिफ्लेक्स एक्शन बहुत स्ट्रांग है। काम करना बंद करते हैं उस टाइम इसको हम क्या करार देते हैं, पूरा मुर्दा करार देते हैं। उसको हम बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। क्लिनिकल डेथ में क्या होता है, आपके जो ब्रेन की जो सेल्स है वो जिंदा रहते हैं, लेकिन आपके जो हार्ट और लंग्स काम करना बंद करते हैं। उस टाइम उसको हम क्लिनिकल डेथ में माना जाते हैं। तो हमेशा जो सीपीआर होता है वो क्लिनिकल डेथ में इस्तेमाल या उसको यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो विक्टिम पड़ा है वो इस तरह पड़ा है, ये उल्टा भी पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, उसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले ईएमएस को कॉल करना है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को कॉल करके बताना है कि फलाना जगह में ये एक्सीडेंट हुआ है, आप फौरन यहाँ पे पहुंचे। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे कुछ सीन स्क्वायर जो भी आपके हैजार्डियस मटेरियल जो आप और आपकी विक्टिम की लाइफ को थ्रेट पहुंचाते हैं, उन जो मटेरियल को क्या करना है, साइड में करना है। साइड में करने के बाद विक्टिम के करीब जाना है। जाने के बाद सबसे पहले इसका क्या करना है, रिस्पॉन्स चेक करना है। रिस्पॉन्स हम कैसे चेक करेंगे, इसके शोल्डर में 2-3 बार हम थपथपाएंगे, आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो। इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे, एक अनकॉन्शियस है, ये बेहोश पड़ा है। तो फौरन हमें क्या करना है, इसका यूं ही इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हमें फौरन इसके ऊपर हमें क्या करना है, ABC हमें चेक करना है। ए फॉर हो गया एयरवेज, B फॉर हो गया ब्रीथिंग और C फॉर सर्कुलेशन। एयरवेज हम कैसे चेक करेंगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट एक मेथड है। इसको हेड को थोड़ा टिल्ट करना है और चिन को थोड़ा लिफ्ट करके हम इसके मुंह को खोलना है और इसके जो ट्राइकिया को हम क्या करना है, इसको सीधा रखना है। और अंदर कुछ अगर फंसा इसका या कुछ खा रहा होगा अगर एक्सीडेंट के दौरान, तो अंदर कुछ फंसा है तो उसको अपनी अंगुली से बाहर निकालना है और इसके जो ट्राइकिया जो है, जो हवा की नली, उसको सीधा करना है। ए चेक किया, उसके बाद करना है बी फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का एक मेथड है हमारे पास, एक फार्मूला है LLF, लुक लिसन एंड फील। लुक देखना है कि ये सांस इसकी चेस्ट अप डाउन हो रही है कि नहीं। अब उसके नाक पे अपना जो कान है उसको रख के इस तरह उसकी चेस्ट पे अपना हाथ रख के देखना है कि ये सांस ले रहा है कि नहीं। लुक देखना है, लिसन सुनना है उसके कान में जाके कि सांस ले रहा है कि नहीं, और फील करना है। अगर इसकी जो ब्रीथिंग है वो एब्सेंट है तो फौरन हम इसका क्या करेंगे, तीसरा सर्कुलेशन चेक करेंगे। सर्कुलेशन हम कैसे चेक करेंगे, ये जो दो हमारी पल्स है यहाँ पे, यहाँ पे हम अपना हाथ रख के क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर 1001, 1002, तो अगर 5 सेकंड के अंदर इसमें एक बार भी बीट हो गया तो ठीक है। अगर ये जो पल्स बीट नहीं हो गई 5 सेकंड में तो ये हम क्या मानेंगे, इसका सर्कुलेशन भी एब्सेंट है, ब्रीथिंग भी एब्सेंट हो गया, सर्कुलेशन भी एब्सेंट हो गया। और अगर यहाँ पे भी अगर पल्स चेक, तो सबसे आसान जो पल्स हमारे है कैरोटिड पल्स। यहाँ पे जो हमारे ब्रेन और
हार्ट के नजदीक होती है, ये पल्स चेक करेंगे, यहाँ पे एकदम पता चलेगा कि ये सांस, इसका जो सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं। अगर ये भी एब्सेंट है तो फौरन हम इसके ऊपर क्या करेंगे, सीपीआर अप्लाई करेंगे। सीपीआर हम अप्लाई कैसे करेंगे, पेशेंट के नजदीक जाना है, कोई फ्लैट जगह होनी चाहिए, नीचे हार्ड होना चाहिए, सोफे के ऊपर रख के आप सीपीआर नहीं दे सकते। थोड़ा आगे जाना है, आगे जाने के बाद जो हार्ट का लोकेशन हमें पता करना है, जो दो निपल से उसके बीच में एक इमेजिनरी एक लाइन लेनी है, उस पे जो सेंटर बनता है वहां पे हमारा अपना मास्टर हैंड रख के दूसरे हाथ से लॉक करके अपने इसको पूरे वो टाइट करके आगे उसके ऊपर सीपीआर अप्लाई करना है। सीपीआर कैसे करोगे, 30 बार आप क्या करो, इसको कंप्रेशन दोगे, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, जोर से 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 दिया। 30 देने के बाद एक माउथ टू माउथ वेंटिलेशन, जिसको हम रेस्क्यू ब्रीथ बोलते हैं। इसमें क्या करना है, नाक को क्या करना है, पिच करना है, बंद करना है इसको, ताकि जो सांस दे वापस ना आए। तो इसके ऊपर आप एक रुमाल या कोई कुछ लगा सकते हो, क्योंकि अगर इसको कोई इन्फेक्शन हो तो आपके ऊपर ना लगे। तो नाक को पिच करने के बाद अपना मुंह इसके ऊपर डाल के आप क्या करोगे, 2 रेस्क्यू ब्रीथ दोगे जोर से, 1 2। फिर क्या करना है, फिर आपको फिर से एबीसी इसका चेक करना है, एयरवेज, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन तीनों चेक करना है। अगर फिर से अगर एब्सेंट रहा, अगर नहीं आए, तो आपको जब तक आप मेडिकल सेंटर तक नहीं पहुंचाओगे तब तक आप सीपीआर देते रहना है। तो हमने बोला क्लिनिकल डेथ में हमेशा इंसान क्या होता है, 6 मिनट तक उसका ब्रेन जिंदा रहता है। उस 6 मिनट में हम इसको वापस इसके हार्ट और लंग्स को रिवाइव करके हम इसको जिंदा कर सकते हैं। अगर फिर से नहीं आया तो फिर से आपको इसको कंटिन्यू 5 बार इसको क्या करना है, सीपीआर देते रहना है। ये हो गया हमारा सीपीआर अडल्ट के लिए। अब हमारा इन्फेंट, अगर कोई इन्फेंट को हो गया तो इसको क्या करना है, सारा सेम है, जिस तरह इसका भी एबीसी चेक करना है, लेकिन इसका जो पल्स है, जो हमने रेडियल पल्स चेक किया था और यहाँ पे ये किया था, तो इसके ज्यादातर हमें कहाँ पे देखना है, इसका यहाँ पे, ये जो इसको ब्रेकियल पल्स बोलते हैं बच्चों का, यहाँ पे हम देखते हैं। तो नीचे बैठो, तो हम इसको इस तरह हाथ में उठा के क्या करना है, सीधा करना है सीपीआर, 2 अंगुली से ज्यादा नहीं। पहले हमने कितना दबाए थे, उसको कम से कम 1.5 इंच तक हमने उसको सीपीआर दिया था। इसको ज्यादा नहीं देना, बच्चे का अंदर फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो ज्यादा नहीं देके आपको क्या करना है, बाकी प्रोसेस सेम है। एक जिफॉइड प्रोसेस जो ना ये जो, अगर आपको हार्ट का लोकेशन यहाँ जो 2 निपल्स है उसके बीच में जो इमेजिनरी एक लाइन लेनी है सर, उसके बीच में जो सेंटर बनता है वहां पे आपको अपना हाथ रखना है, ओ मास्टर हैंड वहां रख। अगर वहां से पता नहीं चला तो ये जो हमारा जिफाइड प्रोसेस है, उसके ऊपर 2 अंगुली है वहां पे रख के इसके ऊपर अपना मास्टर हैंड 2 इंच ऊपर करके अपना मास्टर हैंड रखो, वहां पे आपका हार्ट का लोकेशन मिलेगा। तो बच्चे का भी इसी तरह सेम प्रोसेस, लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा कंप्रेस नहीं देना है, हल्का हल्का कंप्रेस, 30 कंप्रेशन देने हैं। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा जोर से आकर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 दिया। उसके बाद जो माउथ टू माउथ वेंटिलेशन दोगे, तो हमने अडल्ट का क्या किया था, नाक को बंद किया था, लेकिन इसमें अपना नाक, अपना मुंह, इसके नाक और मुंह में दोनों में लेना है, दोनों में दे के आपको ज्यादा नहीं देना है। अगर ज्यादा दोगे उसके लंग्स फट भी सकते हैं, तो आप जितना ये सह सकता है उतना आपको उसको रेस्क्यू ब्रीथ 2 देने। इसी तरह इसके जो हार्ट और लंग्स फिर से ये क्या हो जाएंगे, रिएक्टिव हो जाएंगे। ये हो गया हमारा सीपीआर को सर किसी को कुछ पूछना है तो उसके बाद हमारा आता है चोकिंग का। खुदा न खास्ता कहीं हम जाते हैं, किसी के साथ भी हो सकता है चोकिंग, गले में कुछ फंस जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में? क्या करते थे हम, पहले यहाँ गर्दन पे मारते थे या पीछे मारते थे। तो ये जो हमारे सबसे नाजुक चीज क्या है, हमारा स्पाइनल, अगर इसमें कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, इंसान मर जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल मारना ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो मेथड है जो चोकिंग का, वो क्या है, इस तरह बंदे को इस तरह अगर पड़ा है तो उसका हाथ को क्या करना है, धीरे धीरे हटाना है, तो पाँव को नीचे लॉक करना है। करने के बाद आपका जो नाभि है, नाभि में जो अंगूठा है, अंगूठे को अंदर लेके नाभि से थोड़ा ऊपर और जिफाइड प्रोसेस और नाभि के बीच में जो आप क्या करना है, इसको
अंदर की तरफ बंद करना है और ऊपर की तरफ पुश करोगे इस तरह। थोड़ा जोर से, अभी हम लाइव टीम पे नहीं कर सकते, अगर ये जिससे खाना पूरा बाहर आ जाएगा अभी, तो अभी हम नहीं कर सकते। तो इस तरह क्या करना है आपको, दबाते रहना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो भी अंदर गले में फंसा है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह ये होगी अडल्ट का। अगर इन्फेंट का होगा तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, गर्दन पे बिल्कुल मारना नहीं है, जो पीछे से क्या करना है, इसको इस तरह पकड़ के इसको जो ट्राई किया इसको सीधा करना है, फिर से यहाँ पे पीछे से क्या करना है, हल्का से इसको पुश करना है, ये थोड़ा जोर से, ये इतना, इस तरह 10-15 बार करोगे या 5-6 बार, जो इसका फंसा होगा गले में वो बाहर निकल के आएगा। ये हो गया चोकिंग का। अब ऐसा होता है सर, कहीं सिचुएशन ऐसा आता है, आप कहीं एक्सीडेंट में पहुंचते हो, आप एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम भी वही है कि लाइफ और प्रॉपर्टी को ज्यादा से ज्यादा डैमेज होने से बचाना। तो आप क्या करना है, कहीं किसी का सिर पे लगी है या पैर फ्रैक्चर है या टांग फ्रैक्चर है, तो आप क्या उसको कैसे फर्स्ट एड देके आप उसको मेडिकल सेंटर तक पहुंचाओगे। क्यों करें, सबसे पहले आप याद रखना, कहीं पे भी कोई सीन होगा, इनिशियल असेसमेंट होता है। इनिशियल असेसमेंट में क्या करना है, मेजर इंजरीज, विक्टिम की जो मेजर इंजरीज को आपको देखना है। अगर उसके कहीं बॉडी से खून निकल रहा हो, सबसे पहले खून को आपको बंद करना है। खून बंद करने के भी 3 तरीके हैं। कंप्रेस, अगर उससे भी बंद नहीं होगा, या पट्टी बांधना है और उससे भी बंद नहीं हुआ, तो क्या करना है, एलिवेट करना है, थोड़ा अपने हार्ट से थोड़ा दूर रखना है। अगर यहाँ पे अगर उसका खून फ्लो हो रहा है तो पहले कंप्रेस देना है, अगर उससे बंद नहीं हुआ एलिवेट करना है, थोड़ा हार्ट से दूर रखना है। अगर उससे भी बंद नहीं हुआ तो आपको लास्ट में एक में थोड़ा वो टॉर्निकेट करने, यहाँ पे जो मेन जो प्रेशर पॉइंट उसको क्या करना है, बंद करना है। और 1-1 मिनट में उसको थोड़ा ढीला भी छोड़ना है। अगर ढीला भी नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसके जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे। तो ये 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्लड को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लड को रोकना जरूरी है। अगर मान लो अगर इसका क्या है, कहीं पे इंजरी है, हेड में इंजरी है, तो हम इसको बैंडेजिंग कैसे करनी है। ये हमारे पास ट्रायंगुलर बैंडेज, हमेशा याद रखना, फर्स्ट एड बॉक्स में 3 चीजें आपके पास होना जरूरी है। एक ट्रायंगुलर बैंडेज, दूसरा रोलर बैंडेज, एक तीसरा गाउज। हम अगर इसका हेड इंजरी है तो हम क्या लगाएंगे, जहां पे इंजर्ड है वहां पे इंजरी है, वहां पे हम क्या करेंगे, गाउज लगाएंगे। उसके बाद बैंडेज को इस तरह आगे की तरह लगा के पीछे हम क्या करेंगे, एक नॉट लगाएंगे। फिर आगे और एक नॉट लगा के, जिस साइड इंजरी वहां पे हम नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर वहां पे कुछ हो गया तो मतलब पेशेंट को बहुत और दर्द होगा, उसको और डिस्कम्फर्ट होगा। तो हमें अपोजिट, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे हमें नॉट लगाना है, अगर यहाँ पे है तो इस साइड हमें नॉट लगा के इसको मेडिकल सेंटर तक आराम से हम पहुंचाते हैं। ये है इसका हेड इंजरीज में अगर कुछ है तो हम इस तरह इसको हम फर्स्ट एड लेके मेडिकल सेंटर तक पहुंचा सकते हैं। अगर इसका ये जो हैंड फ्रैक्चर हो जाएगा तो आप क्या करोगे। अमूमन हम क्या करते हैं, ऐसे लड़का के लेके आते हैं, तो क्या होगा, उससे इंजरी और बढ़ेगी, फ्रैक्चर और बढ़ेगा, तो पेशेंट को ज्यादा और तकलीफ होगा। तो हम क्या करेंगे, उस पे जो स्प्लिंट्स है, ये स्प्लिंट से कोई लोहे या लकड़ी का होना जरूरी नहीं है, आपको कोई गद्दे से भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। और ये जो ट्रायंगुलर बैंडेज सफेद होना जरूरी नहीं है, आप किसी साड़ी से भी आप बना सकते हो। इस तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको साइड में कॉटन थोड़ा लगाएंगे ताकि इसको थोड़ा चुभे ना। तो हम इसको क्या, इस तरह हम आगे पीछे बांध के हम क्या करेंगे, स्प्लिट्स लगा के बड़े आराम से कंफर्ट पोजीशन में इसको लेके हम मेडिकल सेंटर तक पहुंचा सकते हैं। यार ट्रायंगुलर बैंडेज और काम में आएगा।
यहाँ से इसका पीछे की तरह लॉक करना है ताकि ये आगे पीछे हिले ना। फिर से लास्ट में एक सौ लगा के हम इसको क्या करेंगे, बांधेंगे। मॉर्निंग सर। ये हो गया सर इसका लेग फ्रैक्चर। अब दिखाएंगे आपको लेग फ्रैक्चर। अगर लेग फ्रैक्चर में भी यही इस्तेमाल होगा, यही स्प्रिंट्स इस्तेमाल होंगे। जमील अब इसको उठाने का तरीका हम एक बताएंगे। इसको लिफ्ट कैसे करना है गाड़ी। एक मेथड है चेयर नॉन मेथड। जरा इस तरह लॉक करना है। लॉक करने के बाद छोड़ना, छोटा बात थोड़ा सा पुल ले लो। इस हाथ को फ्री रखा ताकि इसको सपोर्ट मिले, जो फ्लेक्स फ्रैक्चर को। इस तरह हम उठा के इसको एम्बुलेंस या गाड़ी तक उठा सकते हैं। थैंक यू सर। UTTRF टीम का तो वी हैव बीन जॉइंड बाय सम स्पेशल गेस्ट। मैं वेलकम करना चाहूँगा जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेटर MC जनाब इम्तियाज़ काजू साहब का, जनाब नितिन यादव एडिशनल SP, जनाब हुसैन साहब DSP CID करगिल। सर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है आज के इस प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम के शेड्यूल को आगे बढ़ाते हुए I'm sorry, we have also been joined by SST Kargil, Shri Ram R sir, so welcome sir. तो प्रोग्राम के शेड्यूल को आगे बढ़ाते हुए इवेंट का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है पैनल डिस्कशन, उसके लिए हम प्रोसीड करेंगे। मैं आप सब के सामने जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं जो इस पैनल डिस्कशन में शमूल होंगे उनका नाम बयान करना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटर MC कारगिल और जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जनाब इम्तियाज़ काजू साहब, SP ट्रैफिक कारगिल जनाब काजू इश्तियाक खान साहब, एडिशनल SP जनाब नितिन यादव IPS, काजू लियाकत अली खान साहब CMO कारगिल, R&B डिपार्टमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव। बहुत बहुत शुक्रिया इस पैनल डिस्कशन में शामिल होने के लिए। तो अभी तक तो बहुत सारी बातें हुई हैं रोड सेफ्टी अवेयरनेस को लेके, मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू। तो अब थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं जो ऑर्गेनाइजिंग जो डिपार्टमेंट है ट्रैफिक पुलिस, लद्दाख पुलिस, हमारे साथ SP ट्रैफिक जनाब इश्तियाक काजू भी जुड़े हैं। सर मैं आपसे इस प्रोग्राम को ओपन करने की कोशिश करूंगा कि इस इवेंट को, इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज करने का मतलब और मकसद क्या रहा है, और बीइंग इन द गेम आपको क्या लगता है कि क्या क्या मुश्किलात हैं जो ट्रैफिक रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट को लेके लद्दाख में आप लोग बहैसियत एक डिपार्टमेंट फेस कर रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, तो काइंडली एनलाइटन। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा साहब, बहुत अच्छा मॉडरेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं अपने तरफ से आप सबको वेलकम कर चुका हूँ, बट फ्रॉम माय ओन साइड आई वंस अगेन वेलकम हमारे SSP कारगिल
श्रीराम साहब का, जिनका बहुत से सपोर्ट रहा हमें इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे सीनियर और भाई साहब इम्तियाज़ साहब, बाकी तो सबको वेलकम मैं कर चुका हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे नितिन साहब हमारे यहाँ पे यंग IPS ऑफिसर हैं, तो अभी बहुत आगे जाना है इनको, तो बाकी सबका वेलकम हो गया सर ऑलरेडी। तो इसका ये ट्रैफिक आई ड्राइव सेफ का मसला मतलब ये है कि आई ड्राइव सेफ बोले तो मैं गाड़ी अच्छे से संभल के और संयम से चलाता हूँ, यानी आई मतलब मैं यानी आप यानी हम सब। और इस ट्रैफिक कैंपेन से जुड़ने के लिए हमने इसको एक ऐसा थीम दिया है आई ड्राइव सेफ का, जिसका हमने टैगलाइन है मेरी सेफ्टी मेरे हाथ में। तो आप सबको मैं बताता चलूं कि लोगों को लगता है कि जो ट्रैफिक का रोड सेफ्टी है या जो रोड पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रैफिक कंजेशन या रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसका जिम्मेवार सिर्फ ट्रैफिक डिपार्टमेंट है। बट ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। रोड इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा इसमें हिस्सा रहता है, इसमें जो हमारे रोड ऑब्स्ट्रक्शन इसका बड़ा हिस्सा रहता है, हमारे मैकेनिकल गाड़ियों में जो फॉल्ट होती है, फिटनेस होता है, उसका बड़ा हिस्सा रहता है। और इसीलिए हमने आज सारे स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे लाया हुआ है ताकि आप भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकें। तो सबसे पहले मुर्तज़ा साहब, मैं तो ये बोलूँ कि जैसे अलग हमारे एजेंसीज हैं, जैसे हमारे पास कारगिल में कुछ पार्किंग की प्रॉब्लम्स है, पार्किंग स्पेसिस की, या जो मतलब जब हाईवे में जाओगे PWD का या विजय का मतलब कुछ जगहों मोस्टली तो होता है, लेकिन हमने देखा है कि जहाँ रोड बनता है वहाँ पैरापिट नहीं बनता, जो उसको सेफ्टी के लिए, जहाँ गाड़ी को बचाने के लिए। तो उन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा वो करें तो बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ आगे प्रोसीड करें। जैसे कि आपने कहा कि और हम लोग बजाते खुद भी विटनेस करते हैं कि कभी कभार जब हाईवेज पे या कुछ ऐसे स्पॉट्स पे जहाँ देखें तो पर्टिकुलरली ब्लाइंड कर्व्स की बात करें या रोड इंजीनियरिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर रहता है, पर्टिकुलरली हिमालयन रीजन्स में वेयर वी आर सो मच प्रोन टू एक्सीडेंट्स ड्यू टू रोड इंजीनियरिंग के जो हैफाजत हैं। तो हमारे साथ जो कंसर्न एजेंसीज है, पर्टिकुलरली RNB डिपार्टमेंट एंड विजायक, तो मैं विजायक से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे यही जानने की कोशिश करूँगा, जो पैरापिट्स हैं या रोड बाउंड्रीज हैं या जो रोड इंजीनियरिंग है, इसका कितना इम्पोर्टेंस है टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, एंड द कंसर्न डिपार्टमेंट जो इस चीज़ पे लगे हैं पर्टिकुलरली इन हिमालयन रीजन्स एंड बॉर्डर एरियाज, तो किन किन कंसिडरेशंस को आप लोग मद्देनज़र रखते हैं वाइल डूइंग द इंजीनियरिंग। और कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलता है, हर जगह तो नहीं, पैरापिट्स की कमी महसूस होती है रोड बाउंड्रीज की, तो सर इसके बारे में काइंडली एनलाइटन करें। थैंक यू सर। जैसा कि मैं पहले भी यहाँ काम कर चुका हूँ, तो पहले यहाँ पे पैरापेट्स वगैरह काफ़ी कम थे, क्रैश बैरियर वगैरह नहीं थे, तो एक्सीडेंट काफ़ी हुआ करते थे। लेकिन अभी मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी क्रैश बैरियर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है एक्सीडेंट कम नहीं हो रहे हैं। गाड़ियाँ जो है क्रैश बैरियर को भी पार कर जा रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हमारी तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से काफ़ी काम तो किए जा रहे हैं, चाहे ग्रेडियंट इम्प्रूवमेंट का काम हो या कर्व इम्प्रूवमेंट का काम हो, चाहे पैरापेट्स हो, क्रैश बैरियर्स हो, लेकिन फिर भी इस दिशा में अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और लगातार इसमें काम हो रहे हैं। जी सर, हमारे साथ RNB के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो सर अगर सिविल वर्क्स को लेके हम बात करें तो रोड्स की, तो इन्हीं RNB एब्सेंट हैं। अगर हसन साहब अगर कुछ आपके ऑब्जर्वेशंस अगर कुछ हों तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। मॉर्निंग सर, ये लोकल अभी जैसे हमारे DRO साहब के रिप्रेजेंटेटिव साहब हमारे इन्होंने बोला, बीइंग हेरिटेरियन और हमारा कारगिल, पर्टिकुलरली कारगिल को देख के सर, हमारे यहाँ जो भी है, जो कर्व का इशू है सर, अभी क्रैश बैरियर तो हर जगह तकरीबन अब ऑलमोस्ट राइट फ्रॉम दराज से लेकर हमारा ले तक हो चुका है, लेकिन मोस्टली अभी जो कर्व का इशू है सर, उनके ऊपर इनको नज़रसानी करने की ज़रूरत है। बहुत जगह पे ब्लाइंड कर्व है सर, उनको अब माइंड में लेके उनको मसलन जितना हो सके उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करना चाहिए। बाकी रहा सर, मैं इस मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ भी एक मसलन एक स्टेक होल्डर हूँ, क्योंकि जब भी
जैसे भी हो हमारा कोई भी दिन खाली नहीं रहता है हमारे ऑफिस में। जिस दिन एक्सीडेंट हो तो सबसे पहले हमारे पास मैकेनिकल इंस्पेक्शन के लिए रुजू करता है। तो मेरे पास 2-3 टेक्निकल स्टाफ है जो इसी काम पे ही लगा है और उनका कोई काम नहीं होता, सिर्फ हर रोज़ एक्सीडेंट रिपोर्ट देना। आज ही चिकतन में हो गया, आज ही खरबू में हो गया, आज ही द्रास में हो गया। तो यानी हमारा वो 3 आदमी दिन को, मुझे नहीं लगता सर कहीं वो सांस निकालने का भी उन 3 के पास फुर्सत है। कभी संस्कार में हो गया, कभी खरबू में हो गया। तो हमारा ड्राइवर हजरात से यही गुजारिश है सर, और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से सबसे जो मेन स्टेक होल्डर है इस एक्सीडेंट को रोकने के लिए, क्योंकि मैं भी इस डिपार्टमेंट में कोई 7-8 साल काम कर चुका हूँ। अगर हम मेनली इसके मैकेनिकल इंस्पेक्शन के ऊपर जोर रखें सर, गाड़ी के फिटनेस के ऊपर अगर आप क्लियरली अगर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट रहे तो मुझे लगता है सर ये एक्सीडेंट वाला जो हमारा सब्जेक्ट है इस पर काफ़ी कंट्रोल कर सकता है, अगर ये लोग मैकेनिकल फिटनेस के ऊपर, अगर इन गाड़ियों के फिटनेस के ऊपर रहेगा। क्योंकि आज की डेट में ऐसे हमारे टेक्नोलॉजीज आया सर, एक्सीडेंट तो बिल्कुल रियर से रियर केस हो सकता है, क्योंकि इतने आज की डेट में गाड़ियों में सेफ्टी का प्रोविज़न रखा हुआ है, आपका ब्रेक में लेके, आपका एयर बैग को लेके, यानी ये सब हमारा नेग्लिजेंस से हो रहा है सर। या तो हम मैकेनिकल इंस्पेक्शन टाइम पे नहीं कर रहे हैं, या हम फिटनेस टाइम पे नहीं कर रहे हैं, या उसका ब्रेक हो गया, अभी जैसे हमारा निसार साहब ने बोला ब्रेक शूज़ वगैरह हो गया, ब्रेक फ्लूइड हो गया, इनका टाइम टू टाइम अगर देखा जाए तो हमारा एक्सीडेंट पर पूरा कंट्रोल रहेगा सर ये। और अगर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट अगर इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही अगर स्ट्रिक्ट रहेगा इनका फिटनेस के ऊपर, तो इस का हमारे एक्सीडेंट वाले सब्जेक्ट में बहुत कमी आ जाएगी सर। यही रिक्वेस्ट है कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट थोड़ा एक्टिव हो जाए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और BRO हमारा ये कर्व्स के ऊपर अगर कहीं एक फोकस करे तो सर, स्पेशली कारगिल में तो ये वाला मोस्टली हमने देखा सर, कर्व की वजह से एक्सीडेंट हो गया है। ब्लाइंड कर्व अगर ब्रेक लग गया अचानक तो नीचे चला गया बंदा, तो उनके ऊपर जोर लगाने की ज़रूरत है सर। थैंक यू। शुक्रिया हसन साहब। जैसे कि आपने कहा कि जो ट्रैफिक रेगुलेशन में जो व्हीकल का रेगुलेशन है और उसकी फिटनेस के बारे में बात की है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। हमारे साथ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं। तो सर यही जानने की कोशिश है कि जिस तरह से व्हीकल फिटनेस पे हसन साहब ने बात करी, तो डिपार्टमेंट के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, और उसके बावजूद भी, प्रोटोकॉल्स होने के बावजूद भी हम कभी कभार अक्सर देखते हैं कि जो गाड़ियां कभी कभार जो अपने जो सेट लिमिट है उससे भी जो एक्सपायर्ड हो के भी रोड पे नज़र आती हैं। तो उस पर क्रॉस एंड चेक करने के लिए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, और पर्टिकुलरली अगर हम कुछ ऐसे भी केसेस देखते हैं कि विदाउट लाइसेंस भी, पर्टिकुलरली इन यूथ्स एंड टीन्स, गाड़ी चलाना, बाइक चलाने का एक ट्रेंड रहता है, तो उस पे हम कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं एज अ सिविल सोसाइटी, और डिपार्टमेंट की क्या रेगुलेशंस और लवाजिमात रहती हैं उस रिगार्डिंग से? जिस तरह से हसन साहब ने कहा है कि जो फिटनेस का इशू है, मसला है, फिटनेस तो हम अपनी तरफ से बड़ी केयरफुली करते हैं। हाँ, रहा सवाल कि एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, उसकी जो मेन कॉज है दैट इज़ द ड्राइवर्स नेग्लिजेंस। अभी जब तक हम लोग नेग्लिजेंस को रोकेंगे नहीं, हमारा जो एक्सीडेंटल रेशो है वो बढ़ता ही जाएगा। अभी जो हमारे ड्राइवर साहिबान हैं, यहाँ कारगिल से श्रीनगर जाते हैं, 5-6 घंटे का रास्ता है ये, तो इसको बीच बीच में उनको रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है, फ्रेश होने की ज़रूरत है। ये लोग क्या करते हैं, ये फेरा वहाँ छोड़ दिया, रिटर्न उसी शाम को वापस आते हैं। तो ह्यूमन बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, तो उसकी वजह से जब उनकी थकावट आती है बॉडी में, जो उनके जो कॉन्शियस में कमी आती है, तो उसके कारण से भी एक्सीडेंटल रेशोज बढ़ते ही जा रहे हैं। और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसमें जो अगर हम ये केयरफुली हम ड्राइव करेंगे तो एक्सीडेंट होने का बिल्कुल कम चांसेस है। रही सवाल व्हीकल्स जो अभी रोड्स हैं, ये कारगिल के रोड इटसेल्फ हमें ये चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग हिली रोड्स पे जा रहे हैं। तो इन हिलीज पे हमें किस तरह की ड्राइविंग करनी है वो कॉन्शियस हमारे अंदर होना चाहिए। हमारी जो इस रोड यूजर्स जो हमारे हैं, इसमें 2 तरह के रोड यूजर्स हैं, एक डेली रोड यूजर्स एंड सेकेंड वन जो
डेली यूजर्स नहीं हैं, किसी और जगह से आते हैं, उनको किस तरह से ड्राइव करना चाहिए उन अनजान रास्तों पे? उनको पता नहीं होगा कि कहाँ पे मोड़ है, कहाँ पे डाउन है, कहाँ पे शार्प कट है। तो अगर हम उन सब चीज़ों का अपने जहन में, अपने जो हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट साहिबान आए हैं, अपने ड्राइवर्स को काउंसलिंग करेंगे किस तरह से हमें इन सड़कों पे चलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम बहुत इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। शुक्रिया सर। इसी के साथ अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशन की बात करें तो हमारे टाउन के, हमारे सिटी के अपने मसाइल हैं। कुछ तो नेचुरल हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हैं, कुछ तो मैन मेड भी हैं। इसमें सबसे बड़ा एक अहम मसला रहता है कि हमारे जो इतना 10-20 सालों में जो हमारा ट्रैफिक फ़्लो है वो काफ़ी बढ़ चुका है और पर्सनल व्हीकल्स की तादाद भी काफ़ी बढ़ गई है। तो हमारे साथ इम्तियाज़ काचू साहब हैं। तो सर, आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करने के लिए इतनी छोटी सी जगह पे, शहरों में कितना एक ज़रूरत है, और हम देखते हैं कि जो पार्किंग का मसला है वो बहुत सालों से हमारा एक बहुत बड़ा क्राइसिस रहता है। तो इस पार्किंग के मसले को डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर? थैंक यू मुर्तज़ा साहब, फजली साहब। एक अहम मुद्दा है, लेकिन जैसे कहते हैं हम हमेशा पैच वर्क करते हैं, लिपअप होती, वो तो हो ही रहा है। जैसे मान लीजिए पार्किंग स्पेसेस अलॉट कर दिए, टेंडर हो गया, पार्किंग का सिलसिला शुरू हो गया ऑन पेमेंट बेसिस। लेकिन जो रूट कॉज है, जो आप कह रहे थे कि गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, तो वो एक सरदर्दी एक बन गई है, क्योंकि सरदर्दी का एक अहम एक वजह एक वही है हमारे लिए, अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन लैंडस्केप पे हमें कुछ अलग से, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाल के लाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखिए ना, करगिल टाउन का अभी जो है 13 वार्ड पे मुश्तमिल है, फ़िलहाल का बताता हूँ। तो एरिया तो आप सबको पता है कितना कम है, कितना कंजेशन है, उसी में ही सारा बर्डन आता जा रहा है। जैसे रूरल अर्बन माइग्रेशन है, और रूरल एरियाज़ के ज़्यादा से लोग टाउन में ही रह रहे हैं। टाउन में हम वोटर्स को नहीं गिन रहे, रेजिडेंट्स को गिन रहे हैं अभी, ताकि सर्विसेज जितने ज़्यादा मुहैया कर सकें उतना अच्छा हो, उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहे। फ़िलहाल 2011 के सेंसस के मुताबिक कोई 16,000 के करीब लोगों का है रिकॉर्ड। 2011 के बाद तो अब तो कई साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा हो गए। सेंसस होगा तो पता चलेगा। लेकिन आर्मी का प्रेजेंस भी है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी है, टूरिस्ट का रहता है, और मुलाजिम दूसरे जगहों से आके काम कर रहे हैं इधर, या लेबर है। जैसे पोइन में ही देख लीजिए, पोइन का एक ही वार्ड है, एक ही वार्ड मेंबर होता है, लेकिन उस वार्ड में सबसे ज़्यादा बर्डन है दरिया के किनारे का ही जो मोहल्ला है, देखें उसी में से आपको सुबह पता नहीं हज़ारों लोग निकलते हुए देखेंगे। उन सब का बोझ, बर्डन अर्बन डेवलपमेंट पे पड़ता है। म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ कारगिल अपना जोर तो डाल रही है, लेकिन फिर भी एक चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज है, मशीनरी प्रॉब्लम, और ऊपर से रिसोर्सेज। और हम ये भी सोचते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को, या ज़मीन के अंदर जो वेस्ट जाता है और दरिया में भी जाता है, उसको कैसे एड्रेस करें, कैसे अरेस्ट करें। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। लेकिन अर्बन मोबिलिटी पे आता हूँ। आपने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अहम एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे एक बिहेवियरल चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं ई बसेस चल रहे हैं, कुछ सर्किट्स बना के रखे हुए हैं, लेकिन बसों की तादाद शायद बढ़ानी पड़े, शायद और बसेस आ रहे हैं, ताकि लोगों में भी एक शऊर सा आ जाए कि अर्बन कि आपने अपनी गाड़ी घर पे छोड़ के ज़्यादा पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट ना करते हुए ई बस में ही चलना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करना है, ताकि कंजेशन ना हो, और थोड़ा पोल्यूशन को अरेस्ट करने का एक सिलसिला है, एक मुहिम है, उसमें भी आपका योगदान रहे। अब हर कोई आदमी कारपूल भी तो करने में मजबूर रहता है, नहीं करने के ज़्यादा बहाने, करने के बहाने कम हैं। तो एक आदमी ऑफिस या काम पे एक ही गाड़ी में जाता है, पोल्यूशन तो होता ही है, और ट्रैफिक कंजेशन में भी कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन अभी हम शुरुआत इन ई बसेस से कर चुके हैं, लेकिन आगे रिन्यूएबल एनर्जी वाले जितने भी और मीडियम आने वाले हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, उसको ज़्यादा इंकरेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। डीजल गाड़ियों का तो फेज आउट धीरे धीरे होने वाला है, शायद आगे ई व्हीकल्स भी, कार्स भी लोग अपनाने लगे हैं, ख़रीदने भी लगे हैं। तो
उस तरह हमें अर्बन मोबिलिटी में थोड़ा सा एक चेंज अगले 5-10 साल में शायद लगे, लेकिन इसमें लोगों की कंट्रीब्यूशन और इनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। अब हम मेट्रो भी नहीं बना सकते इधर, क्योंकि इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है और एरिया भी बहुत बड़ा नहीं है कारगिल टाउन का। अभी 13 वार्ड पे मुश्तमिल है, जैसे मैं कह रहा था। अभी अब नोटिफाई भी हुआ है, कुछ और इलाके जैसे गुरबथान वगैरह ऐड हुए हैं म्यूनिसिपल कमेटी के जुरिस्डिक्शन में। तो जब नोटिफाई हो जाएंगे, कुछ और वार्ड्स बढ़ जाएंगे, तो हमारे चैलेंजेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश भी यही रहेगी, जो नए नए वार्ड हैं उनमें इंट्रोडक्शन हो ऐसी चीज़ों का, अर्बन मोबिलिटी वाले ऐसे इश्यूज हों। और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके हम अब भी अपने थोड़े बहुत इक़दाम उठा रहे हैं, जैसे कैसे पार्किंग का सिलसिला स्ट्रेंथन करना है। वो जो सिस्टम है पुराने तरीके से नहीं, अब जाके हुसैनी पार्क अगर पार्किंग लॉट बन जाता है, उसके अलावा उसको ऑगमेंट करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए टाउन एरिया में छोटे छोटे स्पॉट्स और होंगे, उनको भी आइडेंटिफाई करके, उनको भी अलॉट करके ठीक से पार्किंग का एक सिस्टम बनाए। लेकिन लोगों का भी ताउन रहेगा हमारी तरफ से, तो हमेशा ही रहेगा। अर्बन डेवलपमेंट म्यूनिसिपल कमेटी का काम सफाई वगैरह तो है ही बेसिकली, लेकिन इससे बढ़कर है हमारा रोल। वही है जो आप दर्शा रहे हैं कि हम अर्बन मोबिलिटी को कैसे इफेक्टिव बनाएं, ट्रैफिक पुलिस के साथ कितना ताउन दे के इसको कुछ एड्रेस करने की कोशिश करें। लोग गाड़ी में बैठ के थोड़ी सी ट्रैफिक जाम हो जाती है तो गाली सबको देते हैं, ट्रैफिक पुलिस को और बाकी अथॉरिटीज़ को। लेकिन अब जब हम खुद ड्राइवर सीट पे होते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम गाली किसको दे रहे होते हैं, या हम कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दे के खुद को ऊंचा समझ के गाली तो दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम खुद ट्रैफिक पुलिस के रोल में या आम शहरी के नाते पैदल चल रहे होते हैं, तब पता चल रहा है, एहसास होता है कि हमें कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सड़क सिर्फ गाड़ी वालों का नहीं है, सड़क है पेडेस्ट्रियंस का, जो पैदल भी जा रहे होते हैं उनका भी तो हक बनता है। इसीलिए जो फुटपाथ हैं उसको भी खाली रखें, थोड़ा सा फ्री रखें। दुकानदारों से भी अपील होगी, अपील हमेशा होती रहती है कि थोड़ा सा फ्री स्पेस रखें, ताकि चलने फिरने वालों को भी आसानी हो, सहूलियत मिले। आगे के और पॉइंट्स बाद में ऐड करूँगा, भी ज़्यादा टाइम लगेगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें? थैंक यू सो मच इम्तियाज़ साहब, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली है। जो राइट टू पेडेस्ट्रियन है, वो जैसे हमने पहले एक आपको वीडियो भी दिखाया जिसमें गाड़ी भी चल रही है और एक बंदा भाग भी रहा है, गलती दोनों की है जिसमें एक्सीडेंट होता है। तो मतलब राइट रोड पे, जो सड़क पे राइट जितना गाड़ी वाले का है उतना चलने वाले का भी है। तो मैं जितने पैनलिस्ट इन सबसे मुआज़रत लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम हमारे पास कम है। तो और मैं पार्टिसिपेंट्स को भी बोलता हूँ, जितने भी हमारे ऑडियंस है उनको, कि ये हम इस राउंड को एलजी साहब के प्रोग्राम के बाद चलाएंगे, ताकि आप भी अच्छे से इसमें इन्वॉल्व होकर सवालात जिससे पूछना है, चाहे मेरे से पूछना है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब से पूछना है, ARTO साहब से पूछना है, CMO साहब से पूछना, आप पूछ सकें। तो प्लीज़ हम पहले अपना प्रोग्राम इसको यहाँ रखेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट टाइम फिर अभी एलजी साहब के प्रोग्राम के बाद फिर हम गैदर होंगे यहीं पे। थैंक यू। Duty Ladakh, Dr. Brigadier V.D. Mishra sir, who is the chief guest on today's event. The guest of honor, the Honorable Chief Executive Councillor, LHDC Kargil, Dr. Muhammad Jafar Akhun, who is the guest of honor for today's occasion. The worthy Deputy Commissioner Kargil, Shri Srikant Suse sir, IAS. The worthy SSP Kargil, Shri Sriram sir, IPS. यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं, और ऑल द प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूनियंस, जितने भी ट्रांसपोर्टर यूनियंस के प्रेसिडेंट्स हैं, और हमारे यहाँ पे ये मीडिया फ्रेटर्निटी के जितने दोस्त हैं, NCC है, NSS है, स्कूल के जो हमारे यहाँ पे स्कूल ड्राइवर्स, प्रिंसिपल्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सबको, ख़ासकर हमारे ऑनरेबल डायनेमिक और कैरिस्मेटिक LG साहब को मैं अपने वर्दी ADGP SDC जमवाल साहब की तरफ से आप सबको यहाँ पे वेलकम करता हूँ सर, खैर मकदम करता हूँ। आज का सर जो ये प्रोग्राम है, ये हमारे LG साहब के ही निर्देश के तहत, उनके ही हुक्म के तहत हमने इनेकाद किया है, जिसको हमने आई ड्राइव सेफ एक कैंपेन का नाम दिया है, जो कि हम चाहते हैं कि LG साहब का ही जो हुक्म है उस हिसाब से कि हर डिस्ट्रिक्ट कारगिल के हर कोने में पहुँचे और हर एक बंदा
इस रोड ट्रैफिक अवेयरनेस को अपने से एक समझें, क्योंकि इसका हमने आई ड्राइव से इसलिए रखा है क्योंकि आई यानी मैं मान आप और आप मानी हम सब, ताकि हर कोई जो गाड़ी चलाता है, कमर्शियल ड्राइवर हो, प्राइवेट ड्राइवर हो, वो इस ड्राइव से सेफ्टी जो रोड सेफ्टी हम अवेयरनेस कर रहे हैं उससे जुड़े रहें। बाकी सर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सर, थोड़ा टाइम का सर एलजी साहब फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्डी एलजी साहब सर, हमारा प्रोग्राम यहाँ आज 10 बजे हमने शुरू किया था सर, जिसमें हमारे पास सारे जितने भी ट्रांसपोर्टर यूनियंस हैं उनके प्रेसिडेंट्स, ऑफिस बियरर्स और मेंबर्स हैं। उसके अलावा सर स्टेट मोटर गैरेजेस के, मेडिकल के और जितने भी डिपार्टमेंट से इनकी गाड़ियाँ चलती हैं, हैवी और छोटी गाड़ियाँ, वो सारे यहाँ पे, और स्कूल बसेस की जो सर ड्राइवर्स हैं उनको भी हमने बुलाया, उनके प्रिंसिपल्स को भी बुलाया है सर। तो उन सबको हमने वीडियो के माध्यम से सर, डॉक्यूमेंट्रीज, एनिमेटेड वीडियोस के माध्यम से और स्पीचेस के माध्यम से हमने उनको अवेयर करने की कोशिश की है। बाकी सर इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एक काम होता है सर, या फर्स्ट एड कैसे इनको मुहैया करना है पेशेंट्स को, जो सीरियस पेशेंट है उसको कैसे लिफ्ट करना है, CPR कैसे देना है, उसमें भी हमने सर एक हमारा बहुत अच्छा यहाँ पे SDRF की टीम ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है सर, डेमोन्स्ट्रेशंस दिया है। उसके अलावा एक हमारे बहुत ही टैक्सी यूनियन के ही बहुत सीनियर ड्राइवर ने यहाँ पे इनको डूस एंड डोंट्स बिफोर गोइंग ऑन लॉन्ग ट्रिप्स, ये उन्होंने अपनी ही ज़बान में यहाँ समझाया है सर। बाकी इसके अलावा एक पैनल डिस्कशन भी हुआ है सर, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे मौजूद थे और उनका मॉडरेटर ने भी बड़ा अच्छे से यहाँ मॉडरेट करके जो ट्रैफिक रिलेटेड जो परेशानियाँ हैं सर, रोड एक्सीडेंट की परेशानियाँ हैं, उसको निमटने की हमने कोशिश की है सर। बाकी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल CEC LHDC का डॉक्टर जाफर अपून साहब को यहाँ स्टेज पे आके दो चंद लफ्ज़ यहाँ बोले सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिकुल हज्जतुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअ फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़का व तुमत्तिअहु तवीला। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा सर, हमारे डिप्टी कमिश्नर CO श्रीकांत जी, हमारे SSP श्रीराम जी, और हमारे मंच पे बैठे हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, इम्तियाज़ साहब है, नितिन साहब है, बाकी CMO है, और बाकी ऑफिसर्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें हमारे सब यूनियन के प्रेसिडेंट्स हैं और ड्राइवर हजरात हैं, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्ते। सबसे पहले तो 2-3 दिन पहले एक हमारे लद्दाख में एक दिलसोज वाक़या हुआ। उसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि हम सब उनके लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। हम उनको, उनके लवाहिकीन को, जो उनके फैमिली है, उनके रिश्तेदार है, उनको ताज़ियत और तसलियत पेश करते हैं। ये परसों जब ऑनरेबल LG साहब तशरीफ़ लाए, इन्होंने वहाँ हेलीपैड पे ही भी हमें बताया, इनको इतना उस सानिया से इतना तकलीफ़ पहुँचा था कि वो खुद चाहते थे आपके बीच में आके कुछ बातें बोले। तो मैं इस सिलसिले में हमारा जो SP हमारा ट्रैफिक है काचू इम्तियाज़ साहब का और उनकी पूरी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने एक अच्छा सा इफ़ेक्टिव एक प्रोग्राम रखा है। हम जानते हैं कि लाइफ हमारे लिए कितना प्रेशियस है, और लाइफ हमारा ज़िंदगी, चलो कुदरती मौत तो हम सब ने जाना है, एक न एक दिन सबको जाना है, इस दुनिया में किसी ने नहीं बैठना है, मगर एक जो नागानी मौत होते हैं जिसमें ख़ासकर व्हीकुलर ट्रैफिक होते हैं, आजकल ये कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारे। ख़ासकर मैं अपने लद्दाख और करगिल की बात कर रहा हूँ। आपने देखा पिछले साल हमें जोजिला में एक दिलसोज वाक़या हुआ, उसके बाद पिछले कुछ महीनों में 2-3 ऐसे वाक़यात हो गए। तो उसमें हमने देखा 20 घंटा इसको पूरा आप अपने हिसाब से चला नहीं सकते हो, ये इनको भी रेस्ट चाहिए होता है। इसलिए एक गलती इससे होता है कि हमारे कुछ ड्राइवर हज़रात कभी जब गाड़ी चलाते हैं, नींद आ जाते या आम उनके झपकते हैं, तब ये तो मिनटों में होता है, हादसा होते हैं। और
कहीं कहीं पे जो अल्लाह की फजल से बुरा मानते हैं, तो उसमें इस वाले में बहुत कम है, इस वजह से एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम है। मगर फिर और एक बार कुछ हमारे अनट्रेन ड्राइवर कुछ ट्रेन भी पूरा नहीं होता है, तो ऐसे ऐसे गाड़ी चलाते हैं। ऑनरेबल एलजी साहब हैं वो पर्ची बना के रखें और दे दें ड्राइवर। जैसे सड़क पर आप जाते हैं, इश्तिहार वाले आते हैं, आपके कान में एक पर्ची डाल देते हैं, तो जब उतरते हैं आप तो देखें भाई क्या है, तो देखते हैं तो उसमें कुछ लिखा है। कुछ ऐसा हमारी ट्रैफिक के लोग करें, ऐसा हमारे जो काउंसलर हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसलर रिस्पॉन्सिबल, वो करें। तो जब ये करेंगे तो जो ये आज सदमा है, जिस हम गम से बैठे हैं, उसमें कमी आ जाएगी। तो हम इतने मायूस नहीं होंगे जितने आज हैं। ये बहुत जरूरी है और ये आप ईमान का काम समझ के करें। अब जब उस लाइन पर करेंगे, उस इंटेंसिटी से करेंगे, तब इसमें कुछ भलाई होगी। एक चीज़ और कि क्या हमारे ट्रैफिक के लोग कुछ ऐसा ड्राइवर्स के साथ ऐसी कोई मीटिंग कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, जिसमें बात बताते रहे। यह टाइम कंज्यूमिंग है, समय लगता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, लेकिन यह वर्थ इट है। पूरा हमारा लद्दाख उससे गमगीन हो गया। हमारे लेह में आधे दिन दुकानें उन लोगों ने उनके दुआ के लिए बंद की। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, इसी पर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। अगर मेरा ये मैसेज आप तक पहुँचा और करेक्ट स्पीड में पहुँचा, तो मैं समझूंगा कि शायद ये काम आगे बढ़ सके। आप लोग यहाँ पर आए, इस चर्चा में शिरकत किए, हम लोगों को सुना। हम लोग आप लोगों से बुजुर्ग हैं। मैं तो 85 साल क्रॉस कर गया और उन्होंने 5 साल कम बताई हमारी उम्र, कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूरी है। मेरा तजुर्बा है कि ये जो स्पीड है ना, ये स्पीड दोस्त नहीं है ड्राइवर की। ड्राइवर की दोस्त स्पीड नहीं है। इसको आप लोग सीरियसली ले रहे हैं, हमको बहुत अच्छी है, हमको बड़ा खुशी है। आप लोग इतने अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, उस पर भी खुशी है। आप लोग, मुझे लगता है कि आप हमसे मुतफिक हैं, इस पर भी हमको खुशी है और हमारी ये भी उम्मीद है कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और कम से कम 10, जिससे कि हम मैनेज कर सकें। वहाँ पर खाने पीने सबकी व्यवस्था करो और उसको ऐसा हाई एंड करो कि वहाँ पर ये जो हमारे फिल्म में नज़म लिखते हैं ना, फिल्म की जो कहानियाँ लिखते हैं ना, वो लोग आएँ, 10 दिन रहें, तो नज़म लिख के जाएगा, कहानी लिख के जाएगा, तो उसको 2 करोड़ मिलेगा ना, 3 करोड़। तो हमारा जो वहाँ देखभाल करने वाला है उसको भी 1 लाख दे देगा। तो हाई एंड बनाएं और बाकी के लिए, लोगों के लिए भी वहाँ पर मैंने कहा बगल में आप ऐसी व्यवस्था करो जहाँ पर टॉयलेट भी हो, बैठने की जगह भी हो, वो अपना चाय लेके आता है पिए, वो भी उसी तरीके से रहे जैसे कि हो रहा है। दोनों में आप 100 गज का फासला कर दो। तो ये जो एक दिमाग की जरूरत है, हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हम फायदा उठाएं, मैं उस पर काम कर रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया था हमारी चिंता क्या है। मेरी चिंता 19 महीने से कि अरे भाई, हम इतना बोरवेल डाल रहे हैं, अब ये हमारा एक होम स्टे बना तो 2 बोरवेल, हम कहाँ जाएंगे?
तो 30 साल माने एक जो पीढ़ी होती है ना, जनरेशन 30 साल की होती है, तो मेरा बच्चा वो 30 साल बाद वो पानी पी मिलेगा कि नहीं? मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें 20 एजेंसी हैं। हम कहीं पर कुछ बनाने के लिए तैयार हैं तो भूकंप वाला आएगा, जो जलजला वाला है कि भाई आप ये कैसे कर रहे हो, कोई और आएगा। ये बड़ा पेचीदा सवाल है मेरे सामने। इंशाल्लाह अगर हिम्मत मर्दा हिम्मत खुदा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए। थैंक यू सर। जी हाँ हुसैन साहब, ये आज का जो हमारा प्रोग्राम है, आज का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, एक एक्चुअली हमारा कैंपेन चला है ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑनरेबल एलजी लद्दाख। उन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया था कि, और हमारे एडीजी साहब हैं एसडीसी जमवाल साहब, उन दोनों के इंस्ट्रक्शंस पे हमने आज का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका नाम हमने रखा है आई ड्राइव सेफ, यानी मैं गाड़ी अच्छे से चलाता हूँ, सेफली चलाता हूँ, संयम से चलाता हूँ। इसका मतलब ये है कि आई का इसलिए रखा है क्योंकि आई मतलब मैं है, और मैं मतलब आप मतलब हम सब। मतलब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस और दूसरे स्टेक होल्डर्स इस कैंपेन का हिस्सेदार है, या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस कैंपेन का हिस्सेदार है। इसका हिस्सेदार हर कोई आदमी है, वो शख्स है जो गाड़ी चलाता है। तो इसीलिए हमने इसको आई ड्राइव सेफ का नाम दिया है, विद द टैग लाइन ऑफ मेरी सेफ्टी मेरे हाथ में है। क्योंकि जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं या जो भी रोड में जो भी चीजें होती हैं, इश्यूज होती हैं, वो हमारी अपनी गलतियों से होती हैं। या तो हम गाड़ियों को अपने फिटनेस ठीक नहीं करते, या तो हम नेग्लिजेंस में चलाते हैं, या तो हम ओवर स्पीडिंग करते हैं, या तो हम सीट बेल्ट नहीं लगाते, और इस हिसाब से बहुत सारी चीजें, गलत चीजें सड़क पे हो जाती हैं। हाँ, इसमें जो रोड इंजीनियरिंग का हो या कुछ टेक्निकल चीजों का भी काफी इसमें हिस्सेदार रहता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो एक्सीडेंट्स होते हैं या दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें हमारी अपनी गलतियां होती हैं। तो इसमें जो आज के पहले दिन में हम अवेयरनेस का हमने कैंपेन यहाँ शुरू किया है, जिसमें आज अभी तक हमने सारे यूनियंस के, करगिल में जितने भी यूनियंस हैं, चाहे टैक्सी यूनियन हो, ट्रक यूनियन हो, 407 यूनियन हो, जितने भी यूनियंस, ओमनी यूनियन हो, सबको बुला के सबके ड्राइवर्स को अवेयरनेस दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और स्पेशली आज हमने ये रखा है कि जब कोई बोलता है तो ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है, तो हम वीडियोज के थ्रू, जो एनिमेशंस हैं या डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनके थ्रू हम उनको समझा रहे हैं कि ट्रैफिक सेफ्टी को कैसे आपने उस पर चलना है। और साथ ही साथ अभी इसमें हमने एक पैनल डिस्कशन भी हुआ था, जिसमें सारे मेजर स्टेक होल्डर्स इसमें मौजूद थे। इसमें हमारे पैनलिस्ट मॉडरेटर ने भी सारे इससे जो पैनलिस्ट उनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे, और इससे पार्टिसिपेंट्स ने भी उनसे सवाल पूछे हैं। तो इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा के हम इन्फोर्समेंट पे आएंगे, हम चलानिंग पे आएंगे, और इसको अच्छे से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमारा आज आई ड्राइव सेफ का जो स्टिकर है वो भी लॉन्च होने जा रहा है, जिसके तहत हम हर गाड़ी पे स्टिकर आपको चिपकाएंगे। अभी स्टिकर हमारे एलजी साहब लॉन्च करेंगे, और ये स्टिकर मतलब पूरे लद्दाख में हम कोशिश करेंगे हर हिस्से में जाए, हर बंदा अपने गाड़ी पे लगाए, ताकि हर कोई इस रोड सेफ्टी के कैंपेन को अपना एक कैंपेन समझ के चलाए। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर, ट्रैफिक निज़ाम को लेकर काफ़ी दिक्कतें, मुश्किलात, परेशानियां आ रही। इसका भी पैनल डिस्कशन में भी डिस्कस हुआ, स्पीकर्स भी यही बार-बार बोल रहे थे। व्हीकल जो है काफ़ी बढ़ता हुआ, जी, काफ़ी इश्यूज आ रहे पार्किंग को लेकर। जी, लद्दाख ट्रैफिक पुलिस क्या काम है? जी देखिए, हमारा ट्रैफिक का मोस्टली हमारा तो इन्फोर्समेंट का ही रहता है, बस स्टिल सिंस इट्स रिलेटेड टू ट्रैफिक, क्योंकि परेशानी हमें आती है। जैसे हमारे पास पार्किंग स्पेसेस नहीं है, हमारे पास पेड पार्किंग स्पेसेस नहीं है, नॉर्मल पार्किंग स्पेसेस नहीं है। इसका सारे परेशानी ले देके ट्रैफिक पुलिस के ऊपर ही आती है, क्योंकि जब ट्रैफिक स्पेस नहीं होगा, आपके पास गाड़ियां ऐसे हैफेजर्ली पार्क होती हैं, और दूसरी गाड़ियों को और पैसेंजर्स को, पेडेस्ट्रियंस को चलने का जगह नहीं होता। तो इसमें पक्का हम इत्तेमाद कर रहे हैं। हमने डीसी साहब से भी ये बात उठाई, तो डीसी साहब इज बीन वेरी काइंड एनफ, और एमसी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, वो दोनों बहुत इसमें हमें उनका पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और बहुत जल्द ही ये लोग बहुत सारी जगहों को पेड पार्किंग में टेंडर हुआ है, वो करने वाले हैं। और पेड पार्किंग से फायदा ये होगा कि जो बिना पेड पार्किंग नॉर्मल पार्किंग होता है, वहां पे एक बंदा आता है जिसको जरूरत नहीं है पार्किंग का, वो ऐसे ही गाड़ी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे गाड़ी लगा के दिन भर छोड़ के जाता है, और जिस बेचारे को पार्किंग की जरूरत होती है उसको पार्किंग नहीं मिलती। अब पेड पार्किंग होगा तो वही बंदा आएगा जिसको सही में पार्किंग की जरूरत है, और वो टाइम से ज्यादा नहीं रुकेगा। तो इससे एक बहुत बड़ा हमें चेंज आने वाला है, और इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में मल्टी पार्किंग का भी कुछ चीजें प्रोजेक्ट्स हैं, तो उससे भी काफी हमें फायदा हो जाएगा।